हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर नंबर 1 जो है, चैप्टर का नेम है प्राणियों का वर्गीकरण। मतलब अब तक तो हमने पादपों का वर्गीकरण पढ़ा था, अब हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे या जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए, जंतु जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। जंतु जगत में समस्त बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऐसे यूकैरियोटिक जीवों को, ऐसे बहुकोशिकीय जीवों को प्राणियों के अंदर, प्राणी जगत के अंदर रखा गया है। और इनके अंदर पेशियां पाई जाती हैं। पेशियों की उपस्थिति इनके अंदर होती है, इसलिए उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता का गुण या संकुचन या सिकुड़न का गुण इनके अंदर पाया जाता है पेशियों की उपस्थिति के कारण। तो इन पेशियों का पाया जाना जंतुओं का प्रमुख लक्षण होता है। वर्गीकरण का आधार अगर देखें तो देखिए, वर्गीकरण किस प्रकार से इनका किया जाता है। वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या क्या है, किस किस के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आधार है वो है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन। तो ये जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है और इस शारीरिक संगठन के आधार पर इन जंतुओं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अलग अलग संघ में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहली बात हम लोग करें तो पहला जो है वो है कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। तो कोशिकीय स्तर का जो शारीरिक संगठन होता है, कोशिकीय स्तर का संगठन, तो कोशिकीय स्तर में क्या होता है, अंग नहीं होता, तंत्र नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है या कोशिकाओं से मिलकर के जंतु का निर्माण होता है। और अंग तंत्र वगैरह ऐसी कोई सिस्टम नहीं पाए जाते। इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से ये जो जंतु होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं, जनन करते हैं, श्वसन करते हैं। सारी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न होती हैं। तो कोशिकाओं का शरीर जो होता है वो किसका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो स्पंज जो होते हैं पॉरीफेरा संघ के सदस्य हैं। स्पंज, इन स्पंजों का शरीर जो होता है वो बना होता है किसका, कोशिकीय स्तर का या कोशिकाओं का बना होता है। ऊतक इसके अंदर नहीं पाए जाते। दूसरी बात करें, दूसरा जो शारीरिक संगठन है वो कौन सा है। शारीरिक संगठन के अलावा यहाँ पर किस प्रकार से विभाजित किया गया, पहला तो हो गया कोशिकीय स्तर का, दूसरा है ऊतकीय स्तर का। ऊतकीय स्तर का संगठन। तो ऊतकीय स्तर के संगठन में क्या होता है, देखिए विभिन्न प्रकार के ऊतक जो होते हैं वो ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, इन जंतुओं का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिकाओं से तो ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के ऊतक, वो ऊतकीय संरचना जो होती है इन जंतुओं का निर्माण करती है, जंतुओं का निर्माण करती है। तो ये जो जंतु होते हैं किस प्रकार की कंडीशन इनके अंदर हैं, कैसी संरचना इनके अंदर हैं, किस प्रकार की हैं। तो यहाँ पर ऊतकों का स्तर पाया जाता है या ऊतक इनके अंदर पाए जाते हैं, अंग तंत्र इनके अंदर भी नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो सीलेंट्रेटा संघ के जो सदस्य हैं, उन सीलेंट्रेटा संघ के सदस्यों, सीलेंट्रेटा को एक दूसरा नाम और दिया जाता है निडेरिया, और ये निडेरिया सीलेंट्रेटा संघ के सदस्य जो होते हैं वो समुद्रों में पाए जाते हैं। इनके अंदर ऊतकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। थर्ड हम लोग बात करें अंग स्तर का, अंग या अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। तो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन जो होता है इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं
और ये अंग आपस में मिलकर के सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, तंत्र बनाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। तो ये सारे सिस्टम बनाते हैं। तो इस प्रकार का शारीरिक संगठन अगर पाया जाता है तो उसको अंग या अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं प्लेटी हेलमंथीज की, तो प्लेटी हेलमंथीज संघ के जो सदस्य होते हैं उन प्लेटी हेलमंथीज संघ के सदस्यों में अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इसके अलावा ऑर्थ्रोपोडा की अगर बात की जाए तो ऑर्थ्रोपोडा संघ के जो सदस्य जैसे कीट वगैरह होते हैं तो उनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया पहला जो वर्गीकरण का आधार है, वो तो क्या हो गया, शारीरिक संगठन हो गया। दूसरी बात करें तो देखिए, पहला तो हो गया शारीरिक संगठन, दूसरा जो होगा वो दूसरा इसका हो जाएगा जननिक स्तर। दूसरा जो आधार होगा वो हो जाएगा जननिक स्तर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो जननिक स्तर होते हैं, ये जननिक स्तर क्या है, भ्रूणीय अवस्था में ही इनका निर्माण हो जाता है। 3 जननिक स्तर पाए जाते हैं जंतुओं के अंदर। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म और तीसरा है मीजोडर्म। इन स्तरों को जननिक स्तर के नाम से जाना जाता है। जननिक स्तर इनको कहा जाता है। तो देखिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब इन जननिक स्तरों की उपस्थिति के आधार पर क्या है, जीवों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहली बात करें तो द्विकोरकी जंतु। तो द्विकोरकी कैसे होते हैं, इनको कहते हैं इंग्लिश में डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरकी कैसे होते हैं, किनको कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे जंतु जिनके शरीर के अंदर, जिनके शारीरिक संगठन में, जिनकी संरचना में 2 ही जननिक स्तर पाए जाते हैं। और 2 जननिक स्तरों में कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, 2 ही जननिक स्तर जिनके अंदर पाए जाते हैं, उनको द्विकोरकी के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है। इसके अलावा प्लेटी हेलमंथीज है, एस के हेलमंथीज है। तो इनको भी किस में रखा गया है, द्विकोरकी जंतुओं में रखा गया है। मतलब कहने का यह है कि ऐसे जंतु जिनके अंदर 2 ही जननिक स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनको द्विकोरकी जंतुओं के नाम से जाना जाता है। दूसरे जो कैटेगरी है वो है त्रिकोरकी। तो त्रिकोरकी किसको कहा जाता है, इनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है इनको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3। तो ऐसे जंतु जिनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों जननिक स्तर जिनके अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, त्रिकोरकी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, त्रिकोरकी जंतु के नाम से इनको जाना जाता है, जिनके अंदर 3 जननिक स्तर पाए जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें तो जैसे ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड पैर होते हैं जिनके, मच्छर है, मक्खी है ना, मकड़ी है, ये सब कीट वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का में कौन आते हैं, सीपी, घोंगा वगैरह जो होते हैं, ये सब किस में आते हैं, मोलस्का में। और कॉर्डेटा में कौन आते हैं, जिनके अंदर पृष्ठरज्जु पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर पाई जाती है, वो किस में आते हैं, कॉर्डेटा में। तो ये समस्त जो हैं ये कैसे होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं। मतलब जिनमें तीनों जननिक स्तरों की उपस्थिति होती है। अर्थात तीनों जननिक स्तर कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों जननिक स्तर जिनके अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, त्रिकोरकी कहा जाता है। अगला है तीसरा जो आधार है वर्गीकरण का, वो है सम्मिति। तो सम्मिति किसको कहा जाता है, किसी भी जीव को केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, अगर मान लीजिए कोई रेखा है वो केंद्रीय अक्ष से गुजर रही है और उस जीव को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है, तो ये जो घटना होती है या ऐसी स्थिति होती है
उसको उस जीव की सम्मिति कहा जाता है। कोई भी जीव है, अगर उस जीव को किसी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली जो रेखा है अगर वो दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? सम्मिति। तो इस सम्मिति के आधार पर जीव जो है उनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है असम्मित जंतु। तो असम्मित जंतु किसको कहा जाता है? ऐसे जंतु जिनको केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी रेखा के द्वारा, ऐसे 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 कोई सी भी रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं? वो असम्मित जंतु कहलाते हैं। काट ही नहीं सकते उसको, दो बराबर भाग कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कौन हो जाएगा? स्पंज। स्पंज जो है ये पॉरीफेरा संघ के सदस्य हैं, इनको किसी भी रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है इसमें वो है अरीय सम्मित। अरीय सम्मित। तो अरीय सम्मित कैसे होते हैं? ऐसे जंतु जिन्हें केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी रेखा के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये है कोई जंतु, तो इसको यूं भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, यूं दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ऐसे दो बराबर भाग कर सकते हैं, ऐसे दो बराबर भाग कर सकते हैं, कैसे ही काट लो दो बराबर भाग हो जाएंगे। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? अरीय सम्मित जंतु कहलाते हैं, जिन्हें केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? अरीय सम्मित जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं जैसे सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये जंतु जो हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? अरीय सम्मित। इन्हें किसी भी रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? अरीय सम्मित। तीसरी जो कैटेगरी है वो है द्विपार्श्व सम्मित। कौन सी है? द्विपार्श्व सम्मित। तो द्विपार्श्व सम्मित जो है ये क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिन्हें केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा के किसी एक ही तल द्वारा, कोई से नहीं, एक ही तल द्वारा, कोई एक विशिष्ट तल द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं? द्विपार्श्व सम्मित जंतु कहलाते हैं। मतलब एक तल द्वारा दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे मानव है, कॉर्डेट्स हैं, कशेरुकी प्राणी, तो इनको एक तल द्वारा, मानव को देखो यहाँ से होके अगर यूं काटेंगे तो दो बराबर भाग हो जाएंगे, अगर तुमने यूं काटा तो नहीं होंगे, यूं काटा तो नहीं होंगे, एक तल द्वारा ही दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? द्विपार्श्व सम्मित कहलाते हैं। जैसे प्लेटी हेलमंथीस से लेकर और कॉर्डेटा तक, प्लेटी हेलमंथीस से कॉर्डेटा तक, एकाइनोडर्मेटा को छोड़ दो, कॉर्डेटा तक समस्त जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गया किसके आधार पर? सम्मिति के आधार पर। अगला देखें, चौथा जो है वो है देह गुहा के आधार पर। देह गुहा के आधार पर, तो देह गुहा किसको कहा जाता है? ये जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, इस आहार नाल और देह भित्ति, ये देह भित्ति है, शरीर की भित्ति है बाहर की, और ये आहार नाल है, इसके बीच में जो ये गुहा पाई जा रही है, ये खाली स्थान पाया जा रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? देह गुहा के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है आहार नाल और देह भित्ति के बीच में जो गुहा पाई जाती है शरीर के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? देह गुहा कहा जाता है। तो देह गुहा जो होती है वो उस देह गुहा के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो ये जंतु जो होते हैं वो देह गुहा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। पहले हैं अगुह्य जंतु। अगुह्य जंतु तो ये कैसे होते हैं? एसीलोमेट इनको कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा एक्टोडर्म और एंडोडर्म से आस्तरित रहती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से आस्तरित रहती है, ढकी हुई रहती है, अर्थात मीजोडर्म का अभाव होता है, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं? अगुह्य जंतु कहलाते हैं। समझ आ गई बात? इसके अलावा इस कैटेगरी में कौन से आ जाएंगे? जैसे स्पंज हैं, है ना, इसके अलावा सीलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोरा हैं,
टीनोफोरा है और प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। इन सबको किस में रखा गया है? अगुह्य जंतुओं में रखा गया है। मतलब इनकी जो देह गुहा होती है वो मीजोडर्म से आस्तरित नहीं रहती है, मीजोडर्म से ढकी हुई नहीं रहती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? वो है कूटगुह्य। कूटगुह्य में क्या होता है? ऐसे जंतु जिनकी देह गुहा मीजोडर्म से कंटिन्यूस आस्तरित नहीं रहती है, कंटिन्यूस ढकी हुई नहीं रहती है, लेकिन जिनकी देह गुहा में बिखरी हुई मीजोडर्म पाई जाती है। बिखरी हुई मीजोडर्म कैसे? जैसे ये तो हो गई एक्टोडर्म और ये हो गई एंडोडर्म, इसके बीच में यूं ऐसे बिखरी हुई अगर मीजोडर्म पाई जाती है तो ऐसे जंतु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कूटगुह्य कहलाते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल किसको शामिल कर सकते हैं? एसके हेलमंथीज संघ के जो सदस्य होते हैं, इन एसके हेलमंथीज संघ के सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सकता है। अगली बात करें तो तीसरा प्रकार जो है वो कौन सा है? तीसरे प्रकार के हैं देहगुह्य जंतु। तो देहगुह्य कैसे होते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिनमें देह गुहा मीजोडर्म से ढकी हुई होती है, मीजोडर्म से आश्रित होती है, वो क्या कहलाते हैं? देहगुह्य जंतु कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से देह गुहा इनके अंदर पाई जाएगी। देखो ये जैसे एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, तो ये कंटिन्यूस मीजोडर्म पाई जाएगी, पूरी की पूरी मीजोडर्म से ढकी हुई रहेगी। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? देहगुह्य जंतु कहलाते हैं। अगला जो है आधार, पांचवा जो आधार है वो है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, तो रक्त परिसंचरण जो होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, वो दो प्रकार का होता है। किसको कहते हैं रक्त परिसंचरण? शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह जो होता है उसको रक्त परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है। पहला खुला रक्त परिसंचरण। तो खुले रक्त परिसंचरण में क्या होता है? जब रक्त का प्रवाह शरीर के अंदर वाहिनियों में न होकर के, रक्त वाहिनियों में न होकर के, अर्थात सिरा धमनियों में न होकर के खुले रूप में होता है, अर्थात रक्त कोटरों में भरा हुआ रहता है या लसिका कोटरों में भरा हुआ रहता है, कटोरे जैसी संरचनाओं में खुला भरा रहता है, तो ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं जैसे ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा कौन से होते हैं? मच्छर, मक्खी। मच्छर को मार के देखो, जैसे मारेंगे तुरंत पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो उसमें रक्त कोटरों के रूप में भरा हुआ है, कटोरे के रूप में भरा हुआ है, इसलिए एक साथ निकल गया। दूसरा जो है वह है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण में क्या होता है? ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसे जंतु जिनके अंदर रक्त का प्रवाह है बंद नलिकाओं में, बंद नलियों में होता है, उसे बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब ये बंद प्रकार का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें रक्त के परिसंचरण के लिए सिरा और धमनियां पाई जाती हैं, सिरा और धमनियों की उपस्थिति होती है। तो इस आधार पर क्या है? ये कौन सा हो गया? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं, जितने भी जैसे एसके हेलमंथीज है, एसके हेलमंथीज, ठीक है, और जितने भी विकसित हैं जैसे कॉर्डेटा हैं, तो कॉर्डेटा के अंदर भी क्या पाया जाता है? इस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर। नोटोकॉर्ड के आधार पर, नोटोकॉर्ड का मतलब होता है पृष्ठरज्जु, तो पृष्ठरज्जु के आधार पर, पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड के आधार पर, तो देखिए नोटोकॉर्ड के आधार पर जंतु जो होते हैं उनको नोटोकॉर्ड उपस्थित है या नहीं है, अर्थात इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है कौन से? नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट कैसे होते हैं? ऐसे जंतु जिसमें या जिनमें पृष्ठरज्जु का अभाव होता है, नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, उनको नॉन कॉर्डेट में शामिल किया गया है। नॉन कॉर्डेट में कौन आते हैं? जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसके हेलमंथीज, है ना, और इसके अलावा ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये सब किस में आते हैं? नॉन कॉर्डेट में। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा किसको कहा जाता है? ऐसे जंतु जिनकी
जिनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? कॉर्डेटा में रखा गया है। तो इस आधार पर क्या है, जंतु जो हैं उन जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो ये विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण के जो आधार हैं वो इसके आधार हो गए। इन आधारों पर इन जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो इस आधार पर आप लोगों को ये इसका जनरल आइडिया आ गया। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ये देहगुह्य होते हैं, ये अगुह्य होते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। अब अगली क्लास में हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले नॉन कॉर्डेट का पढ़ेंगे, फिर कॉर्डेट का पढ़ेंगे। नॉन कॉर्डेट के एक एक संघ को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉरीफेरा की बात करेंगे, फिर सीलेंट्रेटा की, फिर टीनोफोरा की, फिर प्लेटी हेलमंथीज की, फिर एस के हेलमंथीज की, फिर एनेलिडा की, है ना, फिर ऑर्थ्रोपोडा की, फिर मोलस्का की, फिर एकाइनोडर्मेटा की। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे नॉन कॉर्डेट। इसके बाद में कॉर्डेटा की हम लोग बात करेंगे। तो 1 बाय 1 एक के बाद एक हम लोग ये पढ़ते चले जाएंगे। तो ये हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल, गुड बाय स्टूडेंट्स।